हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो आज हम कक्षा 7 के सामाजिक अध्ययन के इतिहास विषय का पाठ नंबर 3 दिल्ली के सुल्तान का पार्ट नंबर 1 को हमने पढ़ लिया था। उस भाग में प्यारे बच्चों हमने पढ़ा था कि दिल्ली के जो सुल्तान थे वो कौन कौन से रहे और उन्होंने कहाँ तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया और कहाँ से फिरोजाबाद, फिरोजा, कोटला थे, श्री जहाँपनाह, दिल्ली, कोयना। और दिल्ली का पुराना नाम क्या था प्यारे बच्चों? इंद्रप्रस्थ था। और दिल्ली को सबसे पहले राजधानी बनाई तो तोमर राजवंश ने बनाई। और चौहान वंश का भी हमने पढ़ा। और जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, लोधी वंश के जो थे, इन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। और जो मुख्य इतिहासकार थे उन्होंने किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत के बारे में लिखा और जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का हमने दक्षिणी भारत का अभियान के बारे में पढ़ा। मस्जिद के शब्द के पढ़ा कि मस्जिद का वास्तविक शब्द क्या होता है। और इसके अलावा हमने मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल के मंत्री द्वारा बनाई गई। आज हम प्यारे बच्चों भाग 2 में खिलजी तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन नज़दीक से एक नज़र डालेंगे कि कैसे खिलजी और तुगलक वंश के अंदर प्रशासन कैसा था। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर अल्तमश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलाम सूबेदारों को नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। चूंकि वो पूरे अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास कर उन पर भी क्या हो जाते थे? निर्भर हो जाते थे। अगला पारा देखते हैं प्यारे बच्चों। दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता है। समान और आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के एक परस्पर समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में मस्जिदें भी सहायक होती थी। एक समुदाय अंग होने का बोध का प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आते थे। बेटों से बढ़कर गुलाम, सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जो गुलाम हमने पाला पोसा आगे बढ़ाया उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी कभी योग्य और अनुभवों का गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने में कोई कारण समझ आता है? अब आगे चलते हैं। खिलजी और तुगलक शासक बदंगा का इस्तेमाल करते रहे, साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्गों के लोगों को भी उच्च राजनीतिक पदों पर बिठाते रहे। ऐसे लोग सेनापति और सूबेदार जैसे पद पर नियुक्त किए जाते, लेकिन इस राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों रक्षकों के प्रति वफादार तो थे, मगर उनके अधिकारी के प्रति नहीं। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक की सियासत पर बैठते ही नए और पुराने सूबेदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती। सुल्तानों और नीचे तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च लोगों को काफी गहरा धक्का भी लगता था। फारसी तारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को उच्च पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की क्या की थी? आलोचना की थी। आश्रित किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण पर संरक्षित हो या उस पर निर्भर हो। आगे चलेंगे। पहले वाले सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने सेना नायकों को विभिन्न आकार के इलाकों के सूबेदारों के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके क्या बोलते थे प्यारे बच्चों? इनको इकता। इन्हें संभालने वाले अधिकारी इकतादार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, अपने एकता में कानून व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले में वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से वो सैनिकों को तनख्वाह देते थे या वेतन देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे अच्छा तरीका था। उनका पद वंश परंपरा से ना चले, उन्हें कोई भी इकता थोड़े समय के लिए मिले जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अल-दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों की बड़ी सख्ती से पालन होता था।
मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते। इस बात का ध्यान रखा जाए कि तो मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले, तय संख्या के अनुसार ही सैनिक रखें। अगले पैरे को देखेंगे प्यारे बच्चों हम। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों में अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि स्वामी सुमंतों अमीर जमींदारों को अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लेने लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी चुकाने को बाध्य कर दिया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा गया। कुछ पुराने सामंत जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली के अधिकार के रूप में सल्तनत को नौकरी करने लगे। उसमें 3 प्रकार के कर थे प्यारे बच्चों। कृषि कर, कृषि पे कर जिसे खराज कहा जाता था, जो किसान की उपज का लगभग 50% यानी आधा आधा होता था। मवेशियों पर कर और घरों पर कर। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तान के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल प्रांतों पर नियंत्रण रखना कठिन था। दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके घने जंगल ऐसे थे जहां बैठने में सुल्तान की सेनाएं भी अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने इन इलाकों में जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेते थे, परंतु अधिकार कुछ समय तक ही रह पाता। आगे चलते हैं। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रास अक्सियाना यानी आधुनिक उसको क्या बोलते हैं उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनको धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मुगलों के धावे बढ़ गए। दावे मीन्स आक्रमण बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को विशाल सेनाएं रखनी पड़ी। इतनी विशाल सेना संभालने प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया, इसका आगे चलेंगे। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं। सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मुगलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमणों की योजना का हिस्सा थे। अब आगे चलते हैं हम 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तालिका 1 को फिर से देखो। आप देखेंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 दिल्ली और आगरा सैयद लोधी वंश का राज रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए, यानी नए स्वतंत्र शासक बन गए। उनकी राजधानी भी समृद्ध थी, राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान राजपूत जैसे नए शासक समूह भी उभरे। अभी अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बारे में यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है। आगे चलेंगे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ तो छोटे शक्तिशाली थे, उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूर 1540 से 1545 का शासन रहा। ने बिहार ने अपने चाचा के छोटे से इलाके प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया। आगे चल कुछ उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं को भी चुनौती दे दी और परास्त किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन इसके प्रश्न अलाउद्दीन खिलजी और कई तरीके अपनाकर और इन्हें भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने प्रतिमान के रूप में शेर शाह प्रशासन की व्यवस्था को अपनाया। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा चैप्टर था दिल्ली सल्तनत। इसके बारे में हमने पढ़ा कि दिल्ली जो था किस किस वंश की राजधानी रही और उनको कितनी चुनौती का सामना करना पड़ा। जो दिल्ली के जो सुल्तान थे उन्होंने तो अपने जो प्रभाव था उसको तो बढ़ाया था, लेकिन उसके ऊपर क्या नियंत्रण कर रखना बहुत ही मुश्किल हो गया, जिसके कारण बहुत सारे स्वतंत्र शासक भी तैयार हो गए, नए स्वतंत्र शासक बन सके, जिसका एक मुख्य उदाहरण था शेरशाह सूरी। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ नंबर 3 था जिसको हमने पढ़ा और उसको समझा भी। अगले भाग में इसके हम अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर को करेंगे और उसको समझेंगे भी।